सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 8 शाम एक किसान कविता के बारे में बताया था। कविता का सस्वर वाचन बताया था, कविता की व्याख्या की थी एवं भावार्थ बताया था, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने को दिए थे। आज बच्चों मैं आप लोगों को इस कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। आप लोगों को मैंने लाइव क्लास में संज्ञा पाठ समझाया है, संज्ञा पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी बता रही हूँ और समास पाठ का कुछ अभ्यास कार्य मैंने आप लोगों को दिया था, उस अभ्यास कार्य के उत्तर बता रही हूँ और संज्ञा पाठ के 2 प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य के लिए दूंगी। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं पाठ 8 शाम एक किसान कविता के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, शाम एक किसान कविता के कवि कौन है? तो शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। शाम एक किसान कविता के कवि कौन है? तो शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है? कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है? कवि द्वारा शाम का चित्रण एक किसान के रूप में किया गया है। शाम का चित्रण एक किसान के रूप में किया गया है। कवि द्वारा शाम का चित्रण एक किसान के रूप में किया गया है। कविता में अंगीठी किसे बताया गया है और क्यों? कविता में अंगीठी पलाश के जंगल को बताया गया है, क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल दहकती हुई आग के समान प्रतीत होते हैं। कविता में अंगीठी पलाश के जंगल को बताया गया है, क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल दहकती हुई आग के समान प्रतीत होते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है, अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? अंधकार बहुत दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? अंधकार बहुत दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। बच्चों पांचवा प्रश्न है, किसान किस तरह बैठा है? किसान किस तरह बैठा है? इसका उत्तर है बच्चों, किसान पहाड़ के रूप में घुटने मोड़कर नदी की चादर घुटनों पर डाले हुए और आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है तथा सूरज रूपी चिलम पी रहा है। किसान पहाड़ के रूप में घुटने मोड़कर नदी की चादर घुटनों पर डाले हुए और आकाश का साफा बांधकर बैठा हुआ है तथा सूरज रूपी चिलम पी रहा है। बच्चों प्रश्न 6 है, कविता में सूरज को किस प्रकार चित्रित किया गया है? कविता में सूरज को किस प्रकार चित्रित किया गया है
तो बच्चों इसका उत्तर है कविता में सूरज को चिलम के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें आग सुलग रही है और पहाड़ रूपी किसान उसे पी रहा है। कविता में सूरज को किस प्रकार चित्रित किया गया है? कविता में सूरज को चिलम के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें आग सुलग रही है और पहाड़ रूपी किसान उसे पी रहा है। आवाज से चिलम औंधी क्यों हो गई? आवाज से चिलम औंधी क्यों हो गई? तो बच्चों इसका उत्तर है आवाज से पहाड़ रूपी किसान हड़बड़ा कर उठा और असावधानीवश चिलम औंधी हो गई। आवाज से चिलम औंधी क्यों हो गई? आवाज से पहाड़ रूपी किसान हड़बड़ा कर उठा और असावधानीवश चिलम औंधी हो गई। तो बच्चों ये थे आप लोगों के पाठ 8 शाम एक किसान कविता के प्रश्नों के उत्तर। अब हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे बच्चों ये पाठ 7 है, इसमें पाठ 9 लिख गया है। तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गौरी, गीता, रामायण, भारत, नदी, प्रसन्नता आदि। ठीक है बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था वैसे संज्ञा का अर्थ क्या होता है? समज्ञा। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और ज्ञा का मतलब जानना, यानी किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान को जानना जो है वो संज्ञा कहलाता है। आप देखिए संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं हम उनको किसी न किसी नाम से ही जानते हैं। जैसे हमने कहा गौरी, तो ये हम समझ जाते हैं कि किसी भी लड़की का नाम गौरी है, या पार्वती जी को भी गौरी के नाम से जाना जाता है। गीता, गीता कहने से एक तो किसी भी लड़की का नाम ज्ञात होता है, अन्यथा गीता एक धार्मिक पुस्तक है हिंदुओं की, जिसमें कृष्ण ने जो है अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया था। रामायण भी एक धार्मिक पुस्तक है जो संस्कृत में है, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। उसी तरह भारत एक देश है। नदी कहने से जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है, और नदी जहाँ पर पानी बहता है। प्रसन्नता खुशी का भाव है जो हमारे अंदर निहित है। तो इसीलिए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गौरी, गीता, रामायण, भारत, नदी, प्रसन्नता आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं उनके बारे में उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा के मुख्य रूप से हम बच्चों जाने तो 3 भेद हैं बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु,
अथवा स्थान का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने बताया था बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है विशेष रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है, उनके नाम का ज्ञान होता है, उन्हें हम नाम से जानते हैं। जैसे विवेकानंद, तो विवेकानंद हमने कहा तो एक महापुरुष का हमें ज्ञान होता है जिन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और दूसरे महात्मा गांधी अगर कहते हैं तो महात्मा गांधी वो राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने देश के लिए अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी। महाभारत एक पुस्तक का नाम है जो कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। दिल्ली एक स्थान है, यहाँ भारत की राजधानी है। हिमालय कहने से हमें ज्ञात होता है हिमालय हमारे उत्तर में स्थित पर्वत है। तो इसीलिए जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा दूसरी है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा पहाड़, तो पहाड़ कहने से जितने भी पहाड़ हैं उन पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है। घर कहा तो घर कहने से भी संपूर्ण घरों का हमें ज्ञान होता है। आम कहने से सभी प्रकार के आमों का ज्ञान होता है। चिड़िया कहने से सभी प्रकार की जो चिड़ियाएं हैं उनका ज्ञान होता है, चिड़ियों का। इसी तरह अध्यापक वर्ग का, छात्र वर्ग का ज्ञान हो रहा है अध्यापक और छात्र कहने से। तो इसीलिए जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, घर, आम, चिड़िया, अध्यापक, छात्र। बच्चों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही जो है आप लोगों का द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी आती है। पहले हम इसको अलग से पढ़ते थे लेकिन अब इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लिया गया है। जैसे छात्र, छात्र वर्ग, तो ये एक समूहवाचक शब्द बन जाएगा। अध्यापक गण, तो इसी तरह से द्रव्यवाचक में किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है। जैसे सोना है, चांदी है, ये धातुएं हैं, या तेल है, नारियल तेल है, घी है, तो ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा है बच्चों। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराएं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, हमारे अंदर जो साहस का भाव है वो हमारी वीरता से प्रकट होता है। खुशी, प्रसन्नता का भाव, मित्रता, दोस्ती का भाव, सुंदरता, सुंदर होने का भाव, बचपन एक अवस्था है, बचपन, युवावस्था या यौवन, और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से बच्चों जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, खुशी, मित्रता, सुंदरता, बचपन, यौवन, पढ़ाई आदि। तो बच्चों ये थे संज्ञा पाठ के प्रश्नों के उत्तर बच्चों। और इसी पाठ में बच्चों जैसे पूछा जा सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। है भाववाचक संज्ञा शब्दों का हम किस प्रकार जानेंगे। तो इस तरीके से इन्हीं
प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न भी बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। अब बच्चों हम इस पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य आप लोगों को दे रहे हैं, जिसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा बच्चों। हेलो बच्चों, ये है देखिए जिन प्रश्नों को आपको गृह कार्य में करना है। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के इस रिक्त स्थानों में उचित संज्ञा शब्द लिखिए। ये संज्ञा शब्द दिए हैं गांव, पहरेदारी, साबुन, शिक्षक, विद्यालय। तो वह अब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप देख सकते हो, गांव भी हो सकता है और विद्यालय भी हो सकता है। दो शब्द हैं, लेकिन हम देख लेंगे वाक्यों को पढ़ के कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही है। और डैश ने सभी को नया पाठ पढ़ाया। वह रात भर डैश करता है। क्या करता है? हमारे डैश यानी रिक्त स्थान शब्द यहाँ भरना है, में अन्न उगाने वाले अन्नदाता रहते हैं। खाने से पहले किससे हाथ धोने चाहिए? तो इनमें शब्द हम देख लेंगे और उसे भर देंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों को पढ़िए और उनके सामने उनके भेद लिखिए। जैसे मनुष्य, अगर मनुष्य को हम लें तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। तो इसी तरह हम देखेंगे बनारस शब्द किस में आएगा? व्यक्ति में आएगा, जाति में आएगा, भाववाचक में आएगा। पांडित्य शब्द है और चोरी शब्द है, शहर शब्द है, हिमालय शब्द है। तो ये 6 शब्द हैं बच्चों। इसमें आप लोगों को उनके सामने उनके भेद लिखने हैं, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में से कोई एक ही भेद होगा, वो उसके सामने आप लोगों को लिख देना है। अब बच्चों में समास पाठ में जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों ने लिखा था कि मैम इसका उत्तर बता दीजिए, तो मैं वो समास पाठ में जो अभ्यास कार्य दिया था उसके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। 2 सार्थक शब्दों को जोड़कर सामासिक शब्द बनते हैं। तो पहले में बच्चों आ जाएगा सामासिक। दूसरा है, जिस सामासिक पद में दूसरा शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। संप्रधान तत्पुरुष में शब्दों के बीच में के लिए का लोप होता है। विशेषण विशेष शब्दों को जोड़कर बनने वाला समास कर्मधारय है। द्वंद्व समास में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे हमने बताया था बच्चों, माता पिता, रात दिन। तो अगर इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, जब इसका विग्रह करते हैं तो माता और पिता, रात और दिन, इस तरीके से शब्द बच्चों बनते हैं। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए सामासिक पदों के सही विग्रह का चयन कीजिए। अब स्वर्ग प्राप्त, 2 हैं, स्वर्ग को प्राप्त और स्वर्ग से प्राप्त। हमें पता है बच्चों कि यहाँ पर को शब्द लगा है तो कर्म तत्पुरुष है, तो ये वाला स्वर्ग को प्राप्त सही है। क्रमानुसार ये अव्ययी भाव समास है। क्रम के अनुसार सही है इसका, क्रम के लिए अनुसार नहीं सही होगा। त्रयंबक 3 अंबर वाला नहीं है यहाँ पर। त्रयंबक क्या है? 3 नेत्रों वाला। ठीक है, अंबर नहीं है। अंबर जो है वो शब्द होता है पीतांबर जैसे, तो वो वस्त्र होता है, लेकिन यहाँ पर अंबक है, तो ये नेत्र, 3 नेत्र वाला। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे से बना पुरुष, क्योंकि तुलना की जा सकती है। जो व्यक्ति कठोर होता है, शक्तिशाली होता है, तो उसे लोहे के समान कह सकते हैं। लोहे से कोई भी पुरुष नहीं बना होता, तो लोहे के समान पुरुष
सही है। लोकनाथ, लोक के द्वारा, नाथ है जो, नहीं होगा, इसका सही होगा लोक का नाथ है जो, पूरे संसार का नाथ है, स्वामी है जो, वो है लोकनाथ। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ऋषि मुनि, ये देखिए योजक चिन्ह है, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो ऋषि और मुनि होगा, ऋषि जैसे मुनि नहीं होगा, कि यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है, ऋषि और मुनि जो है, तो इसका विग्रह करेंगे तो ऋषि और मुनि ही सही आएगा बच्चों। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। अब तीसरा और चौथा भी समझ लेते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए तत्पुरुष समास के प्रत्येक भेद से संबंधित 3 शब्द लिखिए बच्चों। तो कर्म तत्पुरुष से हमने शब्द 3 लिखे हैं। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, ग्रामगत गांव को गया हुआ या ग्राम को गत, और परलोक गमन, परलोक को गमन। तो ये 3 शब्द हो गए बच्चे जहाँ कर्म तत्पुरुष है, यश प्राप्त, ग्रामगत, परलोक गमन। करण तत्पुरुष मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त। तो ये 3 शब्द बच्चों हो गए, मुंह मांगा, अकाल पीड़ित और कीर्ति युक्त, ये करण तत्पुरुष है। उसके बाद संप्रदान, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्योंकि कर्म तत्पुरुष में बच्चों को का विलोप होता है, करण में से या के द्वारा, और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में भी से चिन्ह का विलोप होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों अलग होने के भाव में, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी अपने रास्ते से जो अलग हो गया है उसे पथ से भ्रष्ट कहेंगे। विद्याहीन, जो विद्या से रहित है वो विद्याहीन है, और काम से जी चुराने वाला जो व्यक्ति है वो काम चोर है, यानी काम से जो दूर भागता है। उसके बाद बच्चों है संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल, राजदूत, राजा का दूत, भारतवासी, भारतवासी, भारत का वासी। तो ये बच्चों जहाँ का, के, की, इन विभक्तियों का षष्ठी व्यक्ति का लोप होता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष, वनवास, यहाँ पर में और पर का विलोप होता है, तो वन में वास, इसका मतलब हुआ वन। शिलालेख, शिला पर लिखा हुआ लेख। शरणागत, शरण में आया हुआ, जो शरण में आया हुआ है वो है शरणागत। तो ये था बच्चों आप लोगों का तीसरा प्रश्न। अब चौथा देख लीजिए। चौथा है, दिए गए शब्दों से सामासिक शब्द बनाकर भेद का नाम लिखिए। कमल के समान नैन, तो कमल नैन। बच्चों ये कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय समास में या तो उपमेय और उपमान का बारे में बताया जाता है या विशेषण और विशेष्य। तो नैन कैसे है, कमल के समान, तो यहाँ उपमेय और उपमान है। नैन जो है वो उपमेय है और उपमान जो है कमल, क्योंकि नैनों की तुलना जो है कमल से की जा रही है। तो नैन उपमेय है और कमल उपमान है बच्चों। उसके बाद बच्चों है खा नंबर पे 10 है आनंद जिसके, यानी दशानन, या इसको रावण भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द दूसरे उपनाम के बारे में बताते हैं। तो दशानन, वैसे तो इसका अगर हम सामासिक शब्द बनाए तो दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो दशानन, और ये है बहुब्रीहि समास में, जहाँ सारे पद जो हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या अन्य उपनाम के बारे में संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जीव और जंतु, इनका करेंगे तो जीव जंतु, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो ये हो गया बच्चों द्वंद्व समास हमारा। उसके बाद जितना संभव हो, इसका जो है करेंगे तो यथा संभव,
यथासंभव ये अव्ययी भाव समास है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर यथा जो है वो अव्यय शब्द है। तो जहाँ पर पहला पद जो होता है अव्यय होता है तो पूरे शब्द को अव्यय की तरह ही प्रयोग करते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के लिए विभक्ति है तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास का ही भेद है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम समास विग्रह करते हैं और किस तरह से सामासिक शब्द बनाते हैं बच्चों। तो ये अब आप लोगों को समास पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो समझ में आ गया होगा। और जिन भी प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोग को समझाए हैं आप उसे अपनी नोट बुक में लिख लीजिएगा। यदि फिर भी किसी भी प्रश्न को समझने में आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।